नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी नई सरकार के गठन से पहले एनडीए में तेज होती तकरार की, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की, देखेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर मंडराते संकट को, शेयर बाजार के घोटाले को लेकर बढ़ते विवाद को, जानेंगे कब शुरू होगा 18वीं लोकसभा का संसद सत्र और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अखिलेश यादव छोड़ेंगे विधानसभा सीट, अब दिल्ली की करेंगे राजनीति, पार्टी सांसदों से मीटिंग के बाद किया ऐलान। एनडीए में शामिल होने को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की दो टूक, बोले पीएम बना दे तो भी उस गठबंधन में नहीं जाऊंगा। 240 सीटें कैसे हो सकता है जनादेश, नेहरू से पीएम मोदी की तुलना पर भड़के जयराम रमेश, बीजेपी को दी नसीहत। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा बीजेपी के पास संख्या बल हो सकता है लेकिन नैतिक बल देश के लोगों ने कांग्रेस को दिया है। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नरेंद्र मोदी 9 जून को पीएम पद की शपथ ले रहे हैं। मोदी के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं, 7000 लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन इस शपथ पर ग्रहण भी लगता हुआ दिख रहा है। सहयोगी दलों ने बीजेपी की मुश्किल को बढ़ा दिया है। मंत्रालयों को लेकर शुरू हुई खींचतान थमती हुई नहीं दिख रही है, संकेतों में धमकी भी दी जा रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने से पहले ही खींचतान तेज हो गई है। जेडीयू की तरफ से तो संकेतों में धमकी दी जा रही है। इंडिया गठबंधन से नीतीश के लिए प्रधानमंत्री पद का ऑफर आया है, इसका ऐलान खुलकर किया जा रहा है। दबाव बनाने के लिए अपनी पार्टियों के मंत्रियों की संख्या और मंत्रालयों के साथ ही बीजेपी से कितने मंत्री होंगे ये भी जेडीयू की तरफ से ही तय हो रहा है। तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर अड़ गए हैं। इस सबके बीच अमित शाह को लेकर भी एनडीए में हलचल मची हुई है। सहयोगी दल के नेता नहीं चाहते हैं कि शाह को गृह मंत्रालय दिया जाए। मंत्रालय को लेकर हर दल दबाव बना रहा है, जिस कारण से नरेंद्र मोदी के लिए इस बार सरकार चलाना बेहद मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। दरअसल जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जितने मंत्री पद उन्हें मिलेंगे, बिहार बीजेपी को उसके एक भी पद से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। जो फॉर्मूला बिहार सरकार में है वही केंद्र में लागू किया जाएगा। वैसे जेडीयू की तरफ से भी लोकसभा स्पीकर का पद मांगा गया है, लेकिन उनकी तरफ से इसे लेकर ज्यादा दबाव नहीं बनाया जा रहा है। वैसे भी राज्यसभा में उपसभापति का पद पहले से ही जेडीयू के पास है। इस बीच छोटे छोटे दलों जिनके पास 1 या 2 सांसद हैं, वो भी अब सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में ये सरकार कितने दिन चल पाएगी, इस पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। एनडीए गठबंधन सरकार बना रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए इस बार राह आसान नजर नहीं आ रही है। तो वहीं कांग्रेस की संसदीय दल की आज बड़ी बैठक हुई। लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके पीछे राहुल गांधी की मेहनत को कारण बताया जा रहा है। इसलिए आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी की जमकर सराहना हुई। वैसे आज कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक हुई। तो क्या फैसला हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी और संसदीय दल की बैठक में, देखिए ये रिपोर्ट। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता होंगी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा। गौरव गोगोई और तारिक अनवर ने इसका समर्थन किया। इसके बाद सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। सोनिया गांधी इस समय राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। कांग्रेस संसदीय दल के नेता के चुनाव के लिए आज संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। सोनिया गांधी के संसदीय दल के प्रमुख बनने के बाद अब राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया जाना लगभग तय हो गया है। आज कांग्रेस कार्य समिति की भी बैठक हुई और बैठक में सभी ने एक सुर में पार्टी के शानदार प्रदर्शन का श्रेय राहुल गांधी को दिया। एक सुर में राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यों ने इस पर सहमति जताई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता को ही विपक्षी दल के नेता का पद भी मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी ने इस पद को स्वीकार करने के लिए कुछ समय मांगा है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का जो नेता होगा वो ही विपक्षी दल का नेता भी होगा। केंद्र की मोदी सरकार को 10 साल बाद विपक्ष के नेता का सामना भी करना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी ये पद स्वीकार करते हैं तो फिर मोदी सरकार को संसद में हर दिन बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। संसद में कांग्रेस इस बार बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। पार्टी नेताओं के तेवर भी इसी ओर संकेत दे रहे हैं।
तो दूसरी तरफ यूपी में बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर जरूर ठंडे पड़ते दिख रहे हैं। बीजेपी की करारी हार के बाद अब योगी का अपनी सरकार पर नियंत्रण कमजोर पड़ता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में योगी के दोनों डिप्टी सीएम नदारद रहे, जिसके बाद योगी के गढ़ में बीजेपी में बगावत की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पार्टी को मिली हार के लिए कौन जिम्मेदार, इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है। हार के कारण क्या थे, इस पर मंथन के लिए सीएम योगी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। ये मीटिंग लखनऊ के लोक भवन में करीब घंटे भर से ज्यादा चली। बैठक में सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ चुनाव नतीजों की समीक्षा की, लेकिन इस बैठक में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि बैठक में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नदारद रहे। मीटिंग में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे, जिनका इस मीटिंग में शामिल होना जरूरी था, जिसको लेकर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। हार के बाद से खबर आ रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। फूट की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। वहीं अब डिप्टी सीएम के मीटिंग में शामिल नहीं होने पर चर्चा तेज हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के इस बैठक में नहीं आने से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा। जिस तरह से यूपी में बीजेपी को हार मिली है, उसने अंदर खाने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है। ऐसे में अब मोदी सरकार अपने एनडीए सहयोगियों पर निर्भर है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही थी, लेकिन 29 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है। पार्टी 62 से सिमटकर 33 सीटों पर आ गई है। बीजेपी में फूट की खबरें आ रही हैं। पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो इस बीच अब एक नए घोटाले में भी बीजेपी फंसती हुई दिख रही है। चुनाव के नतीजों के दिन शेयर बाजार में आई जबरदस्त गिरावट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इसे अडानी हिंडनबर्ग मामले से जोड़ा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव परिणामों के साथ शेयर बाजार में आई गिरावट को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मामले में अब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कर दी गई है। याचिका में केंद्र सरकार और सेबी को चुनाव परिणाम आने के बाद 4 जून को शेयर निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूबने की जांच की मांग के साथ ही वास्तविक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने इस मामले को अडानी हिंडनबर्ग मामले से जोड़ते हुए मामले में सेबी की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक ठोस नियामक ढांचे की जरूरत पर प्रकाश डाला था। विशाल तिवारी ने कोर्ट के इस निर्देश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शेयर बाजार में भारी गिरावट और करोड़ों के कथित नुकसान से पता चलता है कि आज भी कुछ भी नहीं बदला है। तिवारी ने अपनी याचिका में कहा है कि लोकसभा 2024 के नतीजों को लेकर एग्जिट पोल की घोषणा के बाद शेयर बाजार में तेजी आई, लेकिन जब वास्तविक नतीजे उससे अलग नजर आए तो बाजार में गिरावट आ गई। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मीडिया के सामने यही बात उजागर की थी। उन्होंने बीजेपी पर शेयर बाजार में घोटाला करने के आरोप लगाए थे। राहुल ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पीएम ने जनता को जानबूझकर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की सलाह दी। मोदी शाह ने मिलकर एक छोटे वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े जनसमूह का बड़ा नुकसान करवाया है। शेयर बाजार के खेल में बीजेपी फंस गई है, तो इस बार संसद में भी वो फंसती दिख रही है, क्योंकि विपक्ष की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा भंग कर दी है। अब लोकसभा का 18वां सत्र शुरू होने वाला है, जिसे लेकर चर्चाएं तेज है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि कब शुरू होगा 18वीं लोकसभा का सत्र। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ नई सरकार का गठन हो रहा है, तो दूसरी तरफ नवनिर्वाचित सांसदों के स्वागत की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि संसद में लोकसभा का नया सत्र कब शुरू होगा। बताया जा रहा है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 14 या 15 जून से शुरू हो सकता है। संसद का ये विशेष सत्र 1 सप्ताह तक चल सकता है, जिसमें पहले 2 दिन नए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तीसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इससे पहले 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके बाद उनके मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। पीएम के शपथ लेने के 72 घंटे के अंदर 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र को बुलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। माना जा रहा है कि 14 या फिर 15 जून से ये सत्र शुरू हो जाएगा। 12 या 13 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगी और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के बचे हुए 542 सदस्यों को शपथ दिलाएगा। आमतौर पर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी और अगले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी,
जो सत्र का औपचारिक उद्घाटन होगा। ये सत्र 22 जून को समाप्त होने की संभावना बताई जा रही है। बहरहाल सत्र की तारीखों पर अंतिम फैसला नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल लेगा। माना जा रहा है कि 14 या फिर 15 जून से 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो जाएगा, जिसके साथ नई संसद काम शुरू कर देगी। बीजेपी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने पर खुश दिख रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी की गठबंधन सरकार संकट में दिखाई दे रही है। प्रदेश में एक बार फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ रहा है और कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने तो शिंदे सरकार को सीधी चेतावनी भी दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद अब आने वाले विधानसभा चुनावों में एक बार फिर एकनाथ शिंदे की सरकार को झटका लगने वाला है। बता दें कि एक बार फिर महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन का मामला गरमाने लगा है। दरअसल मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे फिर से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अगर इस बार मराठा आरक्षण नहीं मिला तो वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसमें सभी जाति और धर्म के उम्मीदवार शामिल होंगे, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और उसके बाद सरकार के पास बात करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। बता दें कि मनोज जरांगे पाटिल जालना के अंतरवाली सैराट गांव में अनशन पर बैठे हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें अनशन की इजाजत नहीं दी है। लोकसभा चुनाव से पहले 2 बार मनोज जरांगे ने अनशन किया था, तब महाराष्ट्र सरकार ने कुछ शर्तें मानकर अनशन को खत्म करवा दिया था। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद मिली हार के बाद आने वाले विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है, जो कि एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। महाराष्ट्र में एक तरफ जरांगे ने बीजेपी की गठबंधन सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं एनसीपी नेता व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को ईडी से मिली राहत ने भी विपक्ष को बीजेपी के घेराव का मौका दे दिया है। एक बार फिर मोदी की वॉशिंग मशीन चर्चे में आ गई है और ईडी सीबीआई सवालों से घिर गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ईडी सीबीआई काफी सक्रिय रही, खासतौर पर विपक्ष के नेताओं पर। एक के बाद एक विपक्ष के दिग्गज नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होती रही। जिन नेताओं ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया, बीजेपी में शामिल हो गए या उसकी सहयोगी दल में चले गए या फिर सहयोगी ही बन गए, उन्हें जरूर राहत मिलती हुई दिखाई दी। ऐसा ही मामला है नागरिक उड्डयन मंत्रालय में मंत्री प्रफुल्ल पटेल का। मुंबई के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत देते हुए उन पर ईडी का मामला रद्द कर दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रफुल्ल के 180 करोड़ के मुंबई स्थित फ्लैट को जब्त करने की मांग की थी, लेकिन मुंबई की कोर्ट ने इस कार्रवाई को अवैध बताया है, जिसके बाद मामले में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए मोदी शाह पर करारा हमला बोला है। शायद ईडी ने मोदी शाह के कहने से गलती से केस कर दिया था। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के अच्छे दिन ईडी ने 180 करोड़ रुपए की जब्त संपत्ति प्रफुल्ल पटेल को लौटाई। इकबाल मिर्ची मामले में ईडी ये संपत्ति जब्त की थी। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार का साथ छोड़ अजित पवार के साथ बीजेपी गठबंधन में आ चुके हैं। समझ रहे हैं मोदी शाह के इशारे पर ये एजेंसी कैसे काम करती है। तो वहीं आपने इसे मोदी वॉशिंग मशीन का कमाल बताया है, जिसने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को बेदाग कर दिया। आपने ट्वीट किया है कि मोदी का मंत्र है, बीजेपी में आकर या इनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार करो तो तुम्हें कोई ईडी सीबीआई हाथ तक नहीं लगाएगी, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल की तरह ईमानदारी से जनता की सेवा करोगे तो मोदी उसे जेल में डाल देगा। अभी तो शपथ ग्रहण हुआ भी नहीं था, लेकिन विपक्ष के इन बयानों ने एक बार फिर मोदी सरकार में ईडी सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अब ये तय हो गया है कि संसद में राहुल गांधी ही नेता विपक्षी दल होंगे। अब बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि न जाने कब आकर के फिर से गले लग जाएं। लेकिन इस बार वो गले लगने नहीं बल्कि गले पड़ने जा रहे हैं सरकार के। और अच्छा विपक्ष वही है जो जनमानस के मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर संसद में सरकार के गले पड़ जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।